कम ऑन माइक, आई वांट दिस टू गेट डन राइट नाउ। उधर जब अभिनव मोंटी से बात करके वॉशरूम से बाहर निकला, उसी वक्त इधर दिक्पाल अमेरिका से बुलाए गए एक फोटो एडिटर के साथ बैठकर अभिनव की उस तस्वीर को साफ करवाने की कोशिश कर रहा था जिसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। I'm trying my best, sir. माइक ने जवाब में कहा। इस जवाब से दिक्पाल झल्ला गया और बोला, This is what you have been saying for last 3 days. I want results. Don't worry, you will get it this time. माइक ने कहा और अपने काम में लग गया। दिक्पाल भी अपना तनाव दूर करने के लिए खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। इधर दिक्पाल अभिनव का चेहरा देखने के लिए बेताब था, तो वही दूसरी तरफ अभिनव भी अपनी टेबल पर वापस पहुंच गया था। अभिनव ने देखा कि मायरा अपना मेन कोर्स खत्म कर चुकी थी और आखिर में डेजर्ट खा रही थी। अपने एक्सप्रेशंस फिर से नॉर्मल करके वो उसके सामने आकर बैठ गया। तुम्हें और कुछ ऑर्डर करना है? नहीं नहीं सर, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा खाना पूरा हो चुका है। अभिनव ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर चलते आप, आगे अभी बहुत काम बचा है। मायरा ने यह सुनते ही हैरानी से अभिनव की ओर देखा। पर सर, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। इट्स ओके, मुझे भूख भी नहीं थी। अभिनव यह कहता हुआ अपनी चेयर से उठ गया। मायरा को अभिनव की यह बात थोड़ी अजीब लगी। वो उस पर सवाल करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, खासकर तब जब उसे अभी अभी पता चला था कि अभिनव कितना पहुंचा हुआ आदमी था। जब वो अलायना से बात करने वॉशरूम गया था तब मायरा ने वेटर को ऑर्डर के बहाने बुलाकर अभिनव के मेंबरशिप कार्ड के बारे में बात की थी। वैसे तो वेटर पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से हिचकिचा रहा था, पर उसने फिर मायरा पर भरोसा करके बता ही दिया कि अभिनव का मेंबरशिप कार्ड गोल्डन मेंबरशिप कार्ड से भी सुपीरियर क्यों था। उसने कहा कि जहां गोल्डन कार्ड टाइगर के हर बिजनेस पार्टनर के पास होता है, जैसे कि कृतेश, वही ब्लैक कार्ड सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो टाइगर के बिल्कुल खास है, जैसे कि अकरम और बलराज। वेटर की एक्सप्लेनेशन सुनकर मायरा के मन में अब यह भी सवाल उड़ गया था कि अभिनव के पास ऐसा कार्ड कहां से आ गया था। क्या वो भी टाइगर के करीबी लोगों में से एक था? मायरा ये सोच ही रही थी कि तभी उसे सुबह हुई घटना याद आई, जहां पर खुद रानी को अचानक अभिनव का टर्मिनेशन कैंसिल करके उससे सबके सामने माफी मांगनी पड़ी थी। मायरा को महसूस हुआ कि ये करने के लिए जरूर टाइगर ने ही रानी पर प्रेशर बनाया था, नहीं तो रानी जैसे लोगों को माफी शब्द भी क्या होता है ये भी नहीं पता था। सब कुछ सोच विचार करके ही मायरा समझ गई थी कि अभिनव का टाइगर के साथ कुछ कनेक्शन था और इस बात से उसे डर भी लग रहा था। वो अब सिर्फ इतना चाह रही थी कि अभिनव उससे हमेशा खुश रहे और गलती से भी उस पर गुस्सा ना कर डाले। अभिनव अब टेबल से उठकर जाने लगा और मायरा भी नैपकिन से अपने हाथों को साफ करते हुए उसके पीछे पीछे आ गई। ऑफिस पहुंचकर दोनों फिर से अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन कुछ ही देर बाद अभिनव जल्दी छुट्टी लेकर वहां से निकल गया। उसे फिलहाल अपनी गिफ्टेड घड़ी लेने अलैना की एक्सेसरी शॉप पर जाना था, जो कि उसके ऑफिस से 30 किलोमीटर दूर दिल्ली में थी। अपना गिफ्ट उठाने के बाद उसे फिर से गुड़गांव में सिंह परिवार के घर भी आना था, क्योंकि वो पिछली रात भी अपने ही घर पर सो गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं इस बात से हरदेव नाराज न हो चुके हो, क्योंकि वो 100 गलतियां कर सकता था लेकिन हरदेव को नाराज नहीं कर सकता था। उसे अभी भी खुद की सेफ्टी के लिए उसके घर का दामाद बनकर रहना था। दिल्ली में घुसते ही अभिनव ने अपनी गाड़ी एक लंबी और चमकती हुई बिल्डिंग के सामने खड़ी कर दी। उस बिल्डिंग पर नीले रंग के कांच लगे थे और उसके ऊपर सिल्वर कलर की प्लेट से अलैना लिखा हुआ था। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही अभिनव ने देखा कि अंदर के हॉल अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड थे और हर हॉल के दरवाजे के ऊपर उस कैटेगरी का नाम लिखा था। सबसे राइट में घड़ियों वाला सेक्शन था, जिसका नाम पढ़कर अभिनव तुरंत ही उसमें चला गया। अंदर चलते हुए ही अभिनव को अपने आसपास तरह तरह की फैंसी और महंगी घड़ियां डिस्प्ले पर दिख रही थी। बचपन में उसके पास भी इन्हीं घड़ियों की तरह एक फैंसी घड़ी थी, जिसे उसके स्कूल वाले बुली ने उसको चिढ़ाते हुए तोड़ दी थी। बदले में अभिनव ने भी फिर उस बुली का मुंह तोड़ दिया था। उस बड़े से हॉल में आसपास देखता हुआ अभिनव आगे चल ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। हाय सर। हाय। अभिनव उस सेल्स गर्ल की ओर पलट गया। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ सिलेक्शन में?
सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभिनव पहले तो उसे मना करने वाला था, लेकिन फिर उसे डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की कीमत जानने में दिलचस्पी भी हुई। उसे पता था कि सिर्फ कुछ ही घड़ियों की कीमत उसे बनाने में लगी मेहनत को जस्टिफाई कर सकती थी और बाकी सारी घड़ियों की कीमत जबरदस्ती ज्यादा होती थी। ठीक है, बताओ। अभिनव उस सेल्स गर्ल के पीछे आने लगा। सेल्स गर्ल अपने पास लगे काउंटर के पास पहुंच गई। सर, ये कलेक्शन हमने इसी महीने अपडेट किया है। आपको पूरी दिल्ली में इस तरह की कलेक्शन और कहीं नहीं मिलेगी। इनकी क्या प्राइस है? अभिनव ने उन सभी घड़ियों के ऊपर नजर फेरते हुए कहा। सर, ये सभी ऑलमोस्ट 4 से 6 लाख की रेंज में है। ये वाली 4.8 लाख, ये 4 लाख, ये 6 लाख। सेल्स गर्ल उन घड़ियों की कीमत बता ही रही थी कि तभी अभिनव बीच में ही बोल पड़ा, ये सब तो नॉर्मल रेंज में है, मुझे कुछ एक्सपेंसिव दिखाओ। जिस अंदाज से अभिनव ने यह बात कही, वो सेल्स गर्ल उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। अभिनव को पता चल गया था कि वो उसके कपड़ों को क्यों देख रही है, क्योंकि आज उसने अपना एक पुराना सस्ता सूट पहन रखा था। सुबह उठते ही अभिनव को पता चला था कि आज वो अनन्या के घर पर नहीं था, इसीलिए उसे वही कपड़े पहनने थे जो उसके पुराने घर पर रखे थे। अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद ही उस सेल्स गर्ल ने एक गहरी सांस ली और नकली मुस्कान लाते हुए कहा, सर, यही रेंज काफी पॉपुलर है। अगर आपको एक्सपेंसिव कलेक्शन में जाना है तो फिर हमें बातें लाखों में नहीं करोड़ों में करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बार दिखाओ तो ऐसा क्या है उस कलेक्शन में? अभिनव ने भी कॉन्फिडेंटली कहा। सेल्स गर्ल चिढ़ गई। उसे लगा कि यह आदमी सिर्फ टाइम पास करने अंदर आया था, हालांकि उसका काम बेचना था, ना कि जज करना। इसीलिए वो सेल्स गर्ल अपना गुस्सा पी गई और पलटकर अंदर जाते हुए बोली, ठीक है, मेरे साथ आइए। अभिनव उसके पीछे जाने लगा। हॉल में चलते हुए अब वो एक स्पेशल सेक्शन में पहुंच चुके थे, जहां पर लाइट्स कम थी और डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की सुंदरता अपने आप में चमक रही थी। उन घड़ियों के नजदीक जाते ही सेल्स गर्ल ने उनकी कीमतें भी बताना शुरू कर दिया। सर, ये 1.5 करोड़ की है, ये 2 करोड़ की, ये 1 करोड़ 70 लाख। वो सेल्स गर्ल उन घड़ियों की खूबियों से ज्यादा उनकी कीमतें ही बता रही थी। तभी अभिनव को एक ऐसा डिस्प्ले बॉक्स दिखा जो थोड़ी ऊंचाई पर लगा हुआ था। वो बाकी डिस्प्ले बॉक्सेस से थोड़ा हटके भी था। वो वाली घड़ी के बारे में बताना। अभिनव ने उस सेल्स गर्ल को बुलाकर उस घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, वो 12 करोड़ की है, इंपोर्टेड फ्रॉम इटली। अच्छा, यही है वो घड़ी जिसके बारे में अलायना ने कहा था। अभिनव ने मन ही मन सोचा और फिर सेल्स गर्ल की ओर देखते हुए कहा, इसे पैक कर दो। अभिनव का ऑर्डर सुनते ही उस सेल्स गर्ल की आंखें बड़ी हो गई। उसे उसका सस्ता सूट देखकर एक पल के लिए तो लगा कि या तो अभिनव उसके साथ मजाक कर रहा था या फिर वो यहां लूटपाट करने आया था। सर, उस घड़ी को खरीदने के लिए आपको 12 करोड़ प्लस टैक्स तो देना ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास अलायना कंपनी का मेंबरशिप कार्ड भी होना चाहिए। उस सेल्स गर्ल ने अभिनव को वहां से जैसे तैसे निकालने की कोशिश करी। उसकी बातों में ताना महसूस करके अभिनव उसे रूखी नजरों से घूरने लगा और फिर बोल पड़ा, मुझे किसी कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं है। मेरी तुम्हारी बॉस से बात हो गई है, उसने मुझे कहा है कि मैं यहां आकर अपनी घड़ी ले सकता हूं। अभिनव की बात सुनते ही सेल्स गर्ल हैरान हो गई। उसे उसके मैनेजर ने यह जरूर बता दिया था कि इस 12 करोड़ वाली घड़ी को आज उसका कस्टमर कलेक्ट करने आने वाला था। हालांकि अभिनव के सस्ते कपड़े देखकर उस सेल्स गर्ल को लगा नहीं था कि यह वही कस्टमर है। उसे तो यह लगा था कि यह बस कोई चलता फिरता आदमी है जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए अंदर आ गया था। इससे पहले कि वो सेल्स गर्ल कुछ बोल भी पाती, एक महंगा सूट पहने हुए जवान आदमी उसी घड़ी को देखता हुआ सेल्स गर्ल के पास चला आया। वेलकम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो सेल्स गर्ल तुरंत ही अभिनव के सामने से हटकर उस आदमी के पास चली गई। मुझे वो घड़ी चाहिए प्लीज। उस आदमी की यह बात सुनते ही सेल्स गर्ल को लगा कि यही उस घड़ी का ओरिजिनल कस्टमर है और अभिनव सिर्फ एक फर्जी। श्योर सर, मैं अभी आपके लिए पैक करवा देती हूँ। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा
और इसी वक्त अभिनव उसे बुलाकर उसकी ओर देखने लगा। एक्सक्यूज मी, वो घड़ी तो मेरे लिए बुक्ड है ना, आप इन्हें कैसे बेच रही हो? अभिनव की शिकायत सुनते ही सेल्स गर्ल ने अपनी भौहें नीचे कर ली और कहा, देखो, हमें भी पता होता है कि कौन शोरूम में खरीदने घुस रहा है और कौन देखने। तुमने ऑलरेडी काफी देख लिया है और इंक्वायरी कर ली है, अब यहाँ से चले जाओ प्लीज। सेल्स गर्ल के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव उस पर भड़क उठा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ यहाँ पर राइट नाउ। मैनेजर नहीं है, मैं सिक्योरिटी को बुला रही हूँ, तुम्हारा बहुत हो गया है अब। अभिनव को धमकी देने के बाद वो सेल्स गर्ल घमंड के साथ मुस्कुराते हुए उस अमीर सूट वाले आदमी की ओर घूम गई। इस घड़ी के साथ आप और कुछ लेना चाहेंगे सर? अभिनव का गुस्सा भभक उठा और वो तुरंत ही इधर उधर देखकर मैनेजर का ऑफिस ढूंढने लगा। ऑफिस का साइन बोर्ड देखते ही अभिनव उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी अचानक उस सेल्स गर्ल ने उसे रोक लिया। यही रुको, सिक्योरिटी सिक्योरिटी! अगर ये हरकत ना करती तो मैं तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अभिनव ने उसे अपने रास्ते से हटाया और वो उस पर चिल्ला पड़ी। सिक्योरिटी, कहां मर गए हो सब? इस आदमी को पकड़ो तुरंत! अभिनव को मैनेजर की ऑफिस की ओर जाते हुए देखकर सेल्स गर्ल उसे गालियां देते हुए उसके पीछे पीछे आने लगी। इस सब के बीच वो जवान अमीर आदमी अभी भी कंफ्यूज होकर अपनी जगह पर ही खड़ा था। अभिनव बिना नॉक किए ही मैनेजर के कैबिन में घुस गया, जिससे डेस्क पर बैठा मैनेजर भी चौंक गया। कौन हो तुम? रुको! इससे पहले कि अभिनव कुछ कह भी पाता, उसके पीछे आ रही सेल्स गर्ल ने अपना मुंह खोल दिया। इन महाशय को वो 12 करोड़ वाली घड़ी चाहिए। मैंने इनसे कहा कि ना तो ये उसे अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही इनके पास अलायना मेंबरशिप कार्ड है। इस बात से ये गुस्सा हो गए और आपसे कंप्लेन करने यहाँ गुस्से चले आए। सेल्स गर्ल की सफाई सुनकर अभिनव ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ, और अलायना मेंबरशिप कार्ड की बात कर रही हो तुम। ये लो मेरा कार्ड और ध्यान से देख लो इसे। मैनेजर ने उस कार्ड को गौर से देखा जो अभी अभी अभिनव ने आगे बढ़ाया था। उसे देखते ही मैनेजर के पसीने छूट गए। वो टाइगर का ब्लैक मेंबरशिप कार्ड था। मैनेजर जानता था कि ऐसा कार्ड टाइगर सिर्फ शहर के पावरफुल लोगों को ही देता था, जिसका मतलब उसके सामने खड़ा यह शख्स भी कोई बहुत बड़ी हस्ती थी। अब मैनेजर के मन में बस यही सवाल था कि वो अगर इतना बड़ा आदमी था तो पुराने और सस्ते कपड़े क्यों पहनकर घूम रहा था। हालांकि कार्ड के नीचे जब मैनेजर ने अभिनव का पूरा नाम देखा तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मिस्टर गढ़वाल, माफ करना, हम आपको पहचान नहीं पाए। मैनेजर हकलाते हुए बोला। उसका ये हाल देखकर सेल्स गर्ल के हाव भाव भी बिगड़ गए। उसे महसूस हो गया कि सामने खड़ा यह आदमी ही उस घड़ी का असली कस्टमर था, और अब उसको गुस्सा दिलाकर वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठने वाली थी। मैनेजर से नजर हटाकर अभिनव भी सेल्स गर्ल को घूरते हुए देखने लगा। सेल्स गर्ल बुरी तरह से डर चुकी थी। इस तरफ जहां अभिनव घड़ी के शोरूम में मौजूद था, तो वहीं दूसरी तरफ दिक्पाल अपने ऑफिस में बैठा अभिनव की तस्वीर को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। उसने विदेश से फोटो एडिटर को बुलवाकर उस तस्वीर को क्लियर करवाने की कोशिश की थी। उसने फोटो एडिटर को अपने साथ अपने कैबिन में बैठा रखा था। फोटो एडिटर ने अपनी आखिरी कोशिश करने के बाद कहा, इट्स नॉट हैपनिंग। शिट! दिक्पाल ने जोर से अपना मुक्का टेबल पर मारते हुए कहा। उसकी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो गई थी। इससे पहले कि दिक्पाल गुस्से में कुछ करता, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दिक्पाल ने तैश में कहा, कम इन। दरवाजा खुलते ही दिक्पाल का सेक्रेटरी अंदर आ गया और बोला, सर, आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन है? दिक्पाल के सवाल के जवाब में सेक्रेटरी ने बाहर खड़े एक शख्स को अंदर आने का इशारा किया। उसे देखते ही दिक्पाल के होश उड़ गए। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि दिक्पाल का जासूस था, जो अभिनव के ग्रुप में घुसा हुआ था। क्या अभिनव अब अलायना की उस सेल्स गर्ल को नौकरी से निकाल देगा? कौन था दिक्पाल का जासूस और क्या खबर लाया था वो दिक्पाल के लिए? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।